नमस्कार दोस्तों इन दिनों में हम शहीदों की शहादत की और उन सब की गाथाएं जो हैं बड़े अंतरंग रूप से आपस में बांटते रहे हैं और हमें एक नई ऊर्जा नई दिशा भी मिली। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी बकाया हैं जिनका जिक्र नहीं करेंगे तो ये विषय पूरा नहीं होगा। उनमें यह था कि इन लोगों के साथ हुआ क्या। हम लोग सिर्फ उस काल की बात छोड़ दें, उस काल में तो इन लोगों ने जो किया वो अद्भुत था। वो इतिहास में अब भी स्वर्णाक्षरों में, अगर कोई स्वर्णाक्षरों में बात कहीं किसी इतिहास में दर्ज होती है तो, क्योंकि एक मुहावरा है, लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है तो इन लोगों का जो उस वक्त की जो भूमिकाएं थी, इतिहास था, वो आज भी स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। लेकिन उसके बाद जो हमने किया उसका जब इतिहास बयान करेंगे तो लगता है कि हम तो काले अक्षरों से भी नीचे कहीं उतर गए। हमारा स्तर ज़िंदगी का कैसे हो गया कि हम इन सब को भूल गए। मैं ज़िक्र थोड़े थोड़े करूंगा आज, क्योंकि ये एक विस्तृत विषय है जिसका कोई आदि अंत नहीं है और बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका जिक्र आपके साथ बांटना बहुत ज़रूरी लगता है। मित्रों में एक थे B.K. दत्त। जब भगत सिंह की बात करते हैं तो बटुकेश्वर दत्त का नाम अनायास ही उभर आता है। और बटुकेश्वर दत्त एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें इस बात का सख्त मलाल रहा, जिन्हें भगत सिंह से भी शिकायत रही और उस वक्त के निज़ाम से भी सबसे बड़ी शिकायत रही कि मुझे उसके साथ शहीद क्यों नहीं किया गया। मेरे जो शहादत के जो वजूहात थी, जो कारण थे, वो ठोस थे। मैंने इन लोगों से कुर्बानी के जज्बे में कहीं भी एक कदम पीछे अपने आप को महसूस नहीं किया। लेकिन ये तो इनको शहादत मिल गई और मुझे क्यों छोड़ दिया गया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस वक्त के निज़ाम ने, उस वक्त की जो सरकार थी, जो अधिनायकवादी लोग थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। मित्रों, इनकी जोड़ी जो है वो ऐसी थी कि उस जोड़ी की सारी कहानियाँ ही अद्भुत हैं। पहली बार जब ये असेंबली में बम विस्फोट हुआ तो उस बम विस्फोट के वक्त ये दो ही नौजवान थे जिन्होंने असेंबली में बम फेंकने की योजना तैयार की थी और जिन्होंने उसको अंजाम दिया। एक भगत सिंह और दूसरे बटुकेश्वर दत्त। तो बटुकेश्वर दत्त जो है वो उसके बाद भी निरंतर इस बात की कोशिश करते रहे कि ये इल्ज़ाम सिर्फ उन पे आए, भगत सिंह पे ना आए। जितने भी उनके बयान थे अदालत में या जांच समिति के सामने, उन्होंने ये बार बार ये बात दोहराई कि इसने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ मेरे साथ था। वजह ये थी कि वो ये कहना चाहते थे कि अगर ये ज़िंदा रहा तो ये बहुत कुछ कर जाएगा और जो सज़ा मिलनी है मैं भुगत लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी हमारे आंदोलन के लिए, क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्राणवायु है, ऑक्सीजन है। और इसी भावना को लेकर उस शख्स ने भरसक प्रयास किया अपने बयानों के द्वारा कि ये सारा केस जो है उसके नाम पे चढ़े और सारे जो दंड हैं वो स्वयं भुगते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार ये चाहती थी कि एक बहाना है जिसमें हम इन दोनों को शरीक कर सकते हैं, दोनों को अपने सामने ले सकते हैं, और उसी स्वरूप में ये सारी चीज़ें सामने आई मित्रों। लेकिन हमने क्या किया? हमने उस शख्स को क्रांतिकारी मानने से भी इनकार कर दिया। जब उसने किसी भी एक सुविधा के लिए, मामूली सुविधा के लिए, जब उसने अपने उपायुक्त, अपने डिप्टी कमिश्नर के सामने एक आवेदन दिया तो डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि भाई ये आवेदन स्वीकार नहीं हो सकता, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम क्रांतिकारी रहे हो? तुम्हें इस बात का जो कानूनी प्रमाण देना पड़ेगा जो ये साबित करे कि क्रांतिकारी इतिहास में तुम्हारा कोई संबंध, तुम्हारी कोई भूमिका रही है। और वो दिन वाकई बटुकेश्वर दत्त की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा पीड़ादायी दिन था, जब उनसे ये कहा गया कि तुम्हारी ये अर्ज़ी जो है ये मंजूर नहीं हो सकती क्योंकि इसके साथ कोई प्रमाण नहीं लगा हुआ। और मित्रों, अगले ही दिन ये सारी की सारी खबर जो थी वो मीडिया में छा गई और तत्कालीन राष्ट्रपति ने जब ये खबर पढ़ी, राजेंद्र प्रसाद थे उस समय राष्ट्रपति देश के, तो उन्होंने स्वयं वहाँ की सरकार को लिखा कि पहली बात तो ये है कि ज़िला मजिस्ट्रेट के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिसने प्रमाण मांगने की जुर्रत की एक ऐसे आदमी से, जिस आदमी ने सारी ज़िंदगी देश के लिए लगा दी, इससे बड़ा जघन्य पाप और क्या हो सकता है। और ये सबसे बड़ी अनुशासनहीनता है कि जो आदमी इतना भी नहीं जानता, एक कैडर का आदमी होते हुए उसको इतना भी पता नहीं है
कि क्रांतिकारी इतिहास में बटुकेश्वर दत्त की बीके दत्त का क्या स्थान है, क्या उसका रुतबा है। उस आदमी को पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरा यह, इनसे कोई प्रमाण न मांगा जाए और देश की सरकार की ओर से इन्हें एक पत्र दिया जाए जिसमें देश इनसे क्षमा याचना करे कि एक बहुत बड़ी भूल हो गई, चूक हो गई। तो वो लोग भी ऊंचे कद के थे ऐसी बात करने वाले, लेकिन हम लोगों के परिवेश ने ऐसे क्रांतिकारियों के साथ क्या सलूक किया, ये बटुकेश्वर दत्त की कहानी के जो अंतिम दिन हैं वो समझाते हैं। और बाद में जब ये 30 साल के बाद, लगभग 30 साल के बाद इसको पता ये चला था, क्योंकि ये चीज़ें बाकी दुनिया से, व्यवहारिक दुनिया से कट चुका था, संसाधन नहीं थे, बहुत ज़्यादा तंगी थी, अखबार खरीदने के पैसे भी नहीं थे। कुछ दिन इसने अखबार बेच कर भी गुजारा किया, कुछ दिन चना चबेना की वो रेडी भी लगाई, लेकिन इस बंदे का गुज़र हो नहीं पाता था, ये बाहरी संसार से कट चुका था। और इसको ये एहसास था कि शायद माता विद्यावती, भगत सिंह की माँ, ये भी अब चली गई होगी उस दुनिया में अपने बेटे के पास। लेकिन 30 साल के, लगभग 30 साल के बाद जब इसकी पहली बार मुलाकात हुई तो ये फफफ फकरदन दोनों ही रोए, माँ बेटा। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि विद्यावती का प्यार इसके साथ भगत सिंह से भी ज़्यादा था। इन दोनों को जब वो खाना सर्व करने जाती थी स्वयं, तो उस वक्त ज़िद होती थी। भगत सिंह कहता, पहले ये भूखा है पंडित, इसको पहले खिला दो। माँ, ये तो इसका पेट ही नहीं भरता। और वो कहता, मैं तो, मुझे भूखे रहने की भी आदत है, पर इस जट का जो है ना, इसका सारा हौसला टूट जाएगा, इसको पहले दो। और आखिर में माँ तंग होके 2 बुर्कियाँ इकट्ठी तोड़ती थाली में से, और एक इसके मुंह में डालती और एक इसके मुंह में डालती थी। एक इनका रिश्ता था आपस में। और उसके बाद जब ये बीमार पड़ गया तो इससे पूछा गया डॉक्टरों ने, कोई अंतिम ख्वाहिश कोई आपने बताई नहीं हमें, टीबी से चल बसे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम ख्वाहिश यही है कि कम से कम मुझे उसके साथ फांसी पे चढ़ने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन जहाँ उसकी समाधि है, उसकी समाधि की बगल में, और जहाँ उसकी माँ की समाधि है, उसके दोनों के बीच में मेरा हक ज़्यादा बनता है। मेरी जो अस्थियाँ हैं उनको वहीं पर ही रखा जाए, और वो जो समाधि उनकी बनी हुई है उनके बीच में कहीं मुझे भी 6 गज ज़मीन मिल जाए तो मैं समझूंगा कि मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। तो ऐसे लोग जो थे, जब ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बने रहे, हमारे स्वाधीनता आंदोलन का हिस्सा बना रहे, तो मित्रों कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमने क्या किया। हमने ऐसे ही सलूक बाकी लोगों के साथ भी किए। दुर्गा भाभी, उसके साथ भी यही सलूक हुआ। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो आपको बयान करने लगूंगा तो वो समाप्त नहीं होंगी। दोस्तों, आज इतना ही इन लोगों को नमन करते हुए इतना ही आपसे आज गुजारिश, और फिर कभी मौका मिला तो आपसे कुछ और जानकारियां बांटूंगा। शुक्रिया।